ओके, सो अपन कर रहे थे ज्योग्राफी में, वी वेर डूइंग PYQs, किधर तक क्यों रहे थे भाई साहब? हमने यहाँ पे ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये वाला किया था ना हमने, हाँ ओके। चलिए भाई साहब थोड़ा सा हम मैप अप करें क्या? चलो ये अंधेरा हो गया। अरे बाबा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा इतना जल्दी क्यों है? ओके, सो व्हाट डज द अबव मैप इंडिकेट? यहाँ पे किसका मैप दिया है पहले बात तो ये बताओ। अफ्रीका का, एशिया का दिया है, किसका दिया है? अच्छा जी, ब्राज़ील का दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट डज द मैप इंडिकेट? देखो ना, मैप में ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऐसा रहेगा ही आपके मैप में, ठीक है? जब आप लोग जाएंगे तो उधर देखिएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे आपका मैप दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है भाई साहब, ये आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगा व्हाट इज़ द मैप ऑल अबाउट, ठीक है? सो व्हाट इज़ द मैप इंडिकेट? टाइम जोन। देखो ये स्मार्ट है, सब लोग स्टैंडर्ड टाइम जोन बोले तो इसने टाइम जोन बोला। ओके, सो इट इज़ इंडिकेटिंग व्हाट? टाइम जोन्स। किसका टाइम जोन्स? यूएस का, अफ्रीका का, किसका? ब्राज़ील का। तो लिखना ज़रूरी है ना भाई साहब, ठीक है? टाइम जोन्स ऑफ ब्राज़ील, तो दिस इज इंडिकेटिंग टाइम जोन्स ऑफ ब्राज़ील। हाउ मेनी टाइम जोन्स आर शोन इन द मैप? कितने टाइम जोन्स है? 1 2 3 4, तो कितने टाइम जोन्स हो गए? 4। सो देयर आर 4 टाइम जोन्स इन द मैप, 4 टाइम जोन्स इन द मैप। क्या ये समझ में आ रहा है? विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज अहेड ऑफ अदर्स? देखो ये -2 आवर्स है, ये -3 आवर्स है, ये -4 आवर्स है, ये -5 आवर्स है, तो कौन आगे है? दिस वन इज अहेड, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? इस तरफ क्या होता है? ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, इस तरफ होता है नॉर्थ, इस तरफ होता है साउथ। मालूम है कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है? ओके, तो द ईस्टर्न कोस्ट, विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज अहेड ऑफ अदर्स? द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील is ahead of others, is ahead of others। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? What does the dark line in the map show? कौन सा डार्क दिख रहा है इसमें? ये वाला डार्क है, ठीक है? डार्क लाइन इन द मैप शोज, क्या डार्क लाइन दिखा रहा है ये? अच्छा ये देख रहे हो? अरे तुम लोग इतने चोर हो भाई साहब, हाँ ठीक है? ये आपका टाइम जोन, मेन टाइम जोन दिखा रहा है ये। टू विच डायरेक्शन जस्ट पोंटो डी सियाक्सिस लाई? तो पोंटो डी सियाक्सिस लाइज इन द ईस्ट, ठीक है? ईस्ट कोस्ट, ईस्ट में लाई करता है ये। ओके, चलिए भाई साहब इसको अपन, कौन सा था ये ना? ओके, 2022 का क्वेश्चन है ये। द अबव मैप इंडिकेट्स ब्राज़ील स्टैंडर्ड टाइम, ब्राज़ील स्टैंडर्ड टाइम दिख रहा है। 4 टाइम जोन्स आर शोन इन द मैप, 4 टाइम जोन है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज अहेड ऑफ अदर्स, द डार्क लाइन शोज द ब्राज़ील का टाइम जोन, तो ब्राज़ील का टाइम जोन ये दिखा रहा है। पोंटो डी सियाक्सिस लाइज टू द ईस्टर्न कोस्ट डायरेक्शन, ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन में ये लाई करेगा। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला एक और मैप आता है आपके नाम पे। ओके, तो दिस इज अगेन ब्राज़ील। क्या है ये मैप? व्हाट इज दिस मैप ऑल अबाउट बच्चा? सो यहाँ पे हम मैप के बारे में अगर देखें तो व्हाट इज दिस मैप? नेम द स्टेट इन ब्राज़ील विद द, तो ये आपका क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में है, ठीक है? तो नेम द स्टेट इन ब्राज़ील विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, एकदम काला हो गया है वैसा, ठीक है? तो दिस इज रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो इज द हाईएस्ट। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रोराइमा स्टेट? रोराइमा स्टेट भाई साहब दिख रहा है आपको यहाँ पे, किधर है भाई साहब? किधर? इसके नीचे ये? नहीं नहीं नहीं, ये रोराइमा नहीं है, ये ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपका शेड देखो एकदम हल्का है, तो लेस देन 50 है, ठीक है? सो व्हाट इज द पॉपुलेशन? दिस इज लेस देन 50। क्या 50 लोग ही रहते हैं वहाँ पे? नहीं, लेस देन 50 आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है पर स्क्वायर किलोमीटर, लेस देन 50 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? या अपन लिख सकते हैं इसको लेस देन 50, इट इज़ लेस देन 50 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? लेस देन 50 है ये, ठीक है? ओके, राइट नेम ऑफ एनी वन स्टेट हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 50 ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, देखो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील में कोई भी एक उठा लो भाई साहब,
बाहा, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दीज आर ऑल बेसिकली हैविंग, ये आपका सबसे हल्का लीजन है ना, देखो लेस देन 50 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नाम यहाँ पे बाहा लिख सकते हैं, बाहा स्टेट हैज़ लेस देन। हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सियारा स्टेट, किधर है वगैरह भाई साहब, सियारा स्टेट, ये सियारा स्टेट ना, और यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है भाई साहब, ये शेडिंग, हाँ ये वाला ना, सो दिस विल बी 100 to 150 ना, 101, चलिए भाई साहब निक्षुक जी बोल रहे हैं 150, ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रासीलिया, ठीक है, ये आपका ब्रासीलिया है और ये काला है भाई साहब ये, सो दिस इज द डेंसेस्ट, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब, ये बुझ गया भाई साहब, ये मोर देन 300 है एक्चुअली वो, दिस इज मोर देन 300, देखो यहाँ पे 100 to 150, 150 to 300, तो लास्ट वाला क्या होगा, मोर देन 300 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी मोर देन 300 पर स्क्वायर किलोमीटर, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, ओके, चलिए। So in Brazil, the state of Rio de Janeiro has highest density of population. So in Roraima state, this is less than 50% per square kilometer. Bahia and Espírito Santo, वहाँ पे दोनों भी स्टेट थे, are the states on the eastern coast of Brazil having population density less than 50% per square kilometer. ठीक है, okay. In Ceará state, the density of population is between 50 to 100. ये 50 to 100 है density of population. In Brasilia, the density of population is more than 300% per square kilometer. Are we clear on this? Okay. चलिए यहाँ पे ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम एनी 2 फॉरेस्ट इन ब्राजील। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैप पे ध्यान दो, तुमको सब मैप में हिंट मिल जाएगा। ये सब आपके फॉरेस्ट के नाम हैं और ये ब्राज़ील के मैप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये ब्राज़ील के मैप में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेम एनी 2 फॉरेस्ट, कोई भी 2 फॉरेस्ट का नाम बताओ, क्या क्या हो जाएगा, बोलो ना, बोलो तो। ओके भाई सब ये छाप दो, कोई भी 2 का लिख देना, सब मत लिख दो। सो दिस विल बी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, और कोई भी आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सो दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। व्हाट एल्स डू वी हैव बच्चा, स्वैम्पी लैंड्स, ठीक है। सो दिस इज स्वैम्पी लैंड्स, दिस इज स्वैम्पी लैंड्स। देन वी हैव हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये सब आप लिख सकते हैं, 2 ही लिखना है तो कोई भी 2 उठा के इसमें लिख देखो, आपको मैप में दिख रहा है। नेम द आइलैंड शोन इन द मैप, कौन सा आइलैंड दिया हुआ है, हाँ कहाँ लिखा है, ठीक है, क्या कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। द आइलैंड शोन इज मराजो आइलैंड, यस मराजो आइलैंड इज व्हाट इज शोन इन द मैप, ठीक है। इन विच प्लेस डू यू फाइंड क्रोकोडाइल्स, तो क्रोकोडाइल्स यहाँ पे मिलते हैं पेंटानल में, ठीक है। ये आपका क्रोकोडाइल एरिया है, दिस इज क्या है इसका नाम, पेंटानल, ठीक है, पेंटानल। दिस इज वेयर यू फाइंड क्रोकोडाइल्स। वेयर आर टैमरीन फाउंड इन ब्राज़ील, टैमरीन फाउंड इन ब्राज़ील, ये अमेजन बेसिन पे मिलता है, मुझे जहाँ तक मालूम है अमेजन बेसिन पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, अमेजन बेसिन पे मिलेगा ये। नेम द ग्रासलैंड टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ग्रासलैंड टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, southern most part of Brazil. So this will be, name the grassland to the southern most parts of Pampas, ठीक है, so that will be Pampas, ठीक है, क्लियर है, ओके। सब बस, तो ये तो सारे छाप दिए आपने वहाँ से, ठीक है। मराजो आइलैंड इज शोन इन द मैप, क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन पैंटानल द स्वाम्पी लैंड्स इन ब्राज़ीलियन, टैमरीन फाउंड इन अमेजन रिवर बेसिन, ठीक है। पाम्पास द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ठीक है, ओके। ये आपका इंडिया का मैप आ गया, हमारा भारत महान। नेम एनी 2 एयरपोर्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में तो आपका भाई साहब ये वाला हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से एयरपोर्ट आ जाएंगे भाई साहब बताइए। ये आपका एयरपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यस विशाखापट्टनम वुड बी 1 एयरपोर्ट, ये दिख रहा है आपको एयरपोर्ट, ठीक है। देन वी हैव चेन्नई, ठीक है, व्हाट एल्स, देन वी हैव कैलकाटा, कोलकाता एयरपोर्ट, ठीक है।
सो ये आपके ईस्ट कोस्ट में आ रहे हैं, तो आपका भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, एनी टू चेन्नई हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव वाइजैक बोलते हैं हम इसको, लेकिन आप लिखिएगा विशाखापट्टनम ही। फिर देन वी हैव कैलकाटा, कोलकाता एयरपोर्ट, ठीक है, ओके। इन विच स्टेट्स रेलवे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पे आपको रेलवे रूट्स नहीं दिख रहे हैं, ये पूरा रेलवे रूट है और एयरपोर्ट्स है यहाँ पे, तो आपका सिक्किम में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। सिक्किम में रेलवे रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और शायद मिज़ोरम में भी आपको नहीं दिखेगा, ये पूरा मैप ऐसा हो गया, मिज़ोरम में भी आपको नहीं दिखेगा, सिक्किम एंड मिज़ोरम। नेम द सदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन इज कन्याकुमारी, सो दिस इज Kanyakumari, this is Kanyakumari, okay, which is the important railway station at the route of Mumbai Mangalore, Mumbai और Mangalore के बीच में, yes, Vasco da Gama, so this will be Vasco da Gama, yes you are correct, Vasco da Gama। name the northern most airport of India, northern most श्रीनगर हो जाएगा भाई साहब, ये आपका northern most airport है, that is श्रीनगर, that is श्रीनगर, ठीक है। 2019 का सवाल है ये, ओके। सो यहाँ पे आ जाता है, देखो चेन्नई, विशाखापट्टनम, हावड़ा आर द एयरपोर्ट्स, हावड़ा मतलब कोलकाता, ये कोलकाता एयरपोर्ट भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन द स्टेट्स ऑफ सिक्किम एंड मिजोरम रेलवे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो आपके सिक्किम और मिजोरम में रेलवे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द रूट ऑफ मुंबई मैंगलोर, श्रीनगर इज द नॉर्दर्न मोस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए तो हम बोलते हैं जरा आप लोग सेफ्टी नहीं होते हैं, ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हुए भाई साहब, पूरी बाप रे। ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज द मैप शो, क्या दिखा रहा है भाई साहब, इसी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको मैप में ज़्यादा करके दिया रहेगा कि क्या दिखा रहा है। सो इट शोज द नेशनल हाईवेज, इट इज शोइंग व्हाट, नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स, national highways and major ports. The map is showing national highways and major ports. Name the two places which connect north south highway. तो नॉर्थ साउथ हाईवे को कौन कनेक्ट कर रहा है, सब रट के आया है भाई साहब, है ना, ओके। श्रीनगर, सो दिस इज बेसिकली श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, यस, ठीक है, ये कनेक्ट हो रहे हैं। नेम एनी टू पोर्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट से कौन कौन से पोस्ट आ जाएंगे आपके, देखो विशाखापट्टनम आ जाएगा आपका, चेन्नई आ जाएगा, कोलकाता भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका वाइजैक एंड चेन्नई, ठीक है, वाइजैक एंड चेन्नई। विच इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट लोकेटेड एट वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, शायद आपका पोर्ट कोचीन होगा, सदर्न मोस्ट पोर्ट आपका कोचीन है, ये मुझे मालूम है, ये मैप में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोचीन। नेम द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है भाई साहब, मुंबई होना चाहिए, ठीक है, ओके, मुंबई शुड बी द पोर्ट। द मैप शोज नेशनल हाईवेज एंड द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी कनेक्ट नॉर्थ साउथ हाईवे, द पोर्ट्स फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट आर चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता, ठीक है। कोचीन is the southernmost port located at western coastline of India. Mumbai is the most important port of Maharashtra. ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, मेरा भारत महान। ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है भाई साहब। कहाँ गया हमारा गोला, ए देखो देखो, ओके ओके ओके। चलिए, व्हाट डज द मैप शो, द मैप शोज द population density of India. The map shows population density of India. Name any two states with less than 100 people per square kilometer. सब हर समय आपका नजर इधर जाना चाहिए, ठीक है। लेस देन 100 कौन कौन सा हो जाएगा भाई साहब? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, नहीं राजस्थान नहीं होगा। 101 to 250 है, राजस्थान इसमें आता है। जम्मू एंड कश्मीर और बताओ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
इसका लिख दो ज़्यादा। नेम एनी टू स्टेट्स, मेरे हिसाब से तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके चलिए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ओके, नेम एनी टू स्टेट्स विद लेस देन दिस पॉपुलेशन। राइट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का डेंसिटी कितना है भाई साहब आपका, ये वाला मैच हो रहा है इसके साथ। सो दिस विल बी 101 to 250 पर स्क्वायर किलोमीटर फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया। नेम एनी टू सदर्न स्टेट्स विद मोर देन 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपके क्या हो जाएंगे, केरला एंड तमिलनाडु। केरला एंड तमिलनाडु आर टू सदर्न स्टेट्स wherein the population is more than 500 people per square kilometer. Write the density of Mizoram state. तो मिजोरम स्टेट का डेंसिटी कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मिजोरम स्टेट, लेस देन 100. सो दिस विल बी लेस देन 100, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, so the map shows population density of India, two states with less than 100 people per square kilometer. हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम हो सकता है भाई साहब आपका, ठीक है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज बिटवीन 100 to 250. टू सदर्न स्टेट्स विद मोर देन 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आर तमिलनाडु एंड केरला. द डेंसिटी ऑफ मिजोरम स्टेट इज लेस देन 100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके मैप वाले क्वेश्चंस। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो 2023 में आया है, जिसका आंसर क्या होगा, पहला क्या क्या होने चाहिए, ड्राउट क्वाड्रिलेटरल आपका होना चाहिए। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो आपका होना ही चाहिए। तो देखो भाई साहब, इसको आंसर देख लेते हैं हम कैसे होगा। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो पहले तो आप एक सेंटेंस ऐसे ही लिख दो जो क्वेश्चन का है भाई साहब। ओके, ब्राज़ील रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील का रेनफॉल कहाँ से आता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सो दो विंड्स से ब्राज़ील का रेनफॉल होता है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सम पार्ट्स ऑफ द हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नॉर्थ कोस्ट, तो नॉर्थ कोस्ट तक जाते हैं ये। द एस्कार्पमेंट्स एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये जो एस्कार्पमेंट्स हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी रेन शैडो एरिया होता है, तो रेन शैडो, तो हमको जब भी देखो किसी भी देश में अगर ट्रेड विंड्स आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और इन ट्रेड विंड्स के आने के बावजूद भी अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल होगा। ये ऑब्स्टिकल एस्कार्पमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो द एस्कार्पमेंट एक्ट्स एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी. दिस कॉजेज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज. ओरोग्राफिक मतलब बहुत ही कम रेनफॉल होगा. बियॉन्ड द हाईलैंड्स, एज द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट्स रिड्यूस्ड, द रीजन्स रिसीव लेस रेनफॉल. तो आपके कोस्टल एरियाज में होगा, लेकिन बियॉन्ड द हाईलैंड्स ये नहीं होगा. Due to these reasons, the northeastern part of Brazilian highlands receives very less rainfall and is called the rain shadow region. जैसे आपके महाराष्ट्र में हमारा जो मुंबई है, मुंबई के इस तरफ क्या है, विदर्भ है, जहाँ पे रेन शैडो रीजन है. तो महाराष्ट्र का एक रीजन में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है और दूसरे रीजन में भाई साहब आपका क्या है, रेन शैडो रीजन है, ठीक है. सो वेरी लिटिल रेनफॉल. The northeastern Brazilian highland receives very less rainfall and is called the rain shadow region, और इसी को अपन बोलेंगे drought quadrilateral. ये आंसर में आपके होने ही चाहिए. This has to be there in your answer as a keyword. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. ओके, चलिए भाई साहब, बहुत कुछ समझ में आता है आपको, हैं, अच्छा जी. ओके, There are limitations on mining in the interior parts of Brazil. तो माइनिंग में लिमिटेशंस हैं ऑन द इंटीरियर पार्ट्स. इसका रीज़न क्या है बच्चा, ठीक है. Minerals like iron ore, manganese, nickel, copper, bauxite, tungsten, diamonds, etc. are found mainly in the eastern parts of Brazil and this region is highly developed. तो आपके ज़्यादा करके ईस्टर्न पार्ट्स में ये फाउंड होते हैं. मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड्स आर फाउंड in this part of Brazil. This is highly developed. However, the western part of Brazil is not fully developed. Why? Most of the part is covered by thick, dense equatorial forest. ज़्यादा करके इसमें thick, dense equatorial forest होता है. So, unfavorable climate, heavy rainfall, poor transport links are the barriers to development. किसी भी जगह पे यही barriers होंगे डेवलपमेंट में. अनफेवरेबल क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट होगा आपका, हैवी रेनफॉल होगा और ट्रांसपोर्ट जो है वो पुअर होगा, रोड्स आपके ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे. ये सब आपका किसी भी जगह पे अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा, दीज वुड बी द रीजंस.
द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, तो आपका अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स आर ऑल बैरियर्स टू द डेवलपमेंट. मोर ओवर, inaccessibility, limitations on use of natural resource, lack of knowledge of potential reserves of resources, dense forest, etc. are other factors which have led to limitations in mining in the interior parts of the Brazil. तो ये limitations in mining है in the interior parts of Brazil. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. स्नोफॉल डजेंट ऑलवेज अकर इन ब्राज़ील. 2020 में क्वेश्चन आया है और 2024 में भी आया है भाई साहब. तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ द आंसर इज सपोज टू बी रिटन. ठीक है, स्नोफॉल डजेंट, ये तो पहला लिख देंगे आप. स्नोफॉल अकर्स इन टेम्परेट और पोलर जोन्स एंड इन हाई माउंटेनियस रीजन्स. ज़्यादा करके आपके स्नोफॉल कहाँ पे होते हैं, समझ लो ये आपका वर्ल्ड है. ठीक है, ये आपका देखो इक्वेटर है. ठीक है, ये इक्वेटोरियल जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. यहाँ पे आपके टेम्परेट जोन्स होते हैं. तो जो कंट्रीज़ इसमें लाई करते हैं, ठीक है, उसमें आपके, और या तो ये आपके पोलर रीजन्स होते हैं. यहाँ पे तो स्नोफॉल की सिवा और कुछ नहीं है. तो ये जो आपका टेम्परेट जोन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल, इसके बीच में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, आपका स्नोफॉल होगा. तो ब्राज़ील इसमें लाई नहीं करता है. स्नोफॉल अकर्स इन टेम्परेट और पोलर जोन. ज़्यादा करके आपका जो स्नोफॉल होता है वो टेम्परेट और पोलर जोन्स में होता है. ठीक है, एंड इन हाई माउंटेनियस रीजन्स, या तो होता है जो बहुत हाई माउंटेनियस रीजन्स हो सकता है कोई एरिया जो है वो इन दोनों रीजन्स में नहीं आता हो लेकिन बहुत हाई माउंटेन में है. जब आप हाई माउंटेन में जाते हैं तो स्नोफॉल होगा ही भाई साहब. ठीक है, वो आपके लैंडस्केप की वजह से है. ठीक है, ना कि लोकेशन की वजह से. ब्राज़ील इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट डज नॉट हैव हाई माउंटेन्स टू, और उसमें कोई हाई माउंटेन्स भी नहीं है. तो पहली बात तो ये ट्रॉपिक में ही आ जाता है पूरा पूरा. इस रीजन में या इस रीजन में जहाँ पे आपका स्नोफॉल होता है जनरली, उस रीजन में ब्राज़ील नहीं आता है. तो ब्राज़ील इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट डज नॉट हैव हाई माउंटेन्स टू, ड्यू टू विच नॉर्मली डज नॉट रिसीव रेन स्नोफॉल. तो ज़्यादा करके इसमें स्नोफॉल नहीं होगा. रेनफॉल होगा लेकिन स्नोफॉल नहीं होगा. ठीक है, ओके. बट इन एक्सेप्शनल कंडीशंस सदर्न पोलर एयर मासेस रीच द सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. तो सदर्न पोलर एयर मासेस जो है तो सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में आते हैं. दिस कॉजेज स्नोफॉल इन दोज एरियाज. तो बहुत ही कम स्नोफॉल रिकॉर्ड हुआ है. एक बार हुआ था 1879 में, देन इट हैपेंड इन 1957 एंड देन इट हैपेंड इन 1985. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट. तो आदर्श कामले जो है वो तम्बाकू खाते हैं और वो आपके साथ किस में गए हैं, फील्ड विजिट में गए हैं, थूके जा रहे हैं भाई साहब, तम्बाकू बना रहे हैं और थूके जा रहे हैं. सो हाउ विल यू मैनेज. 2019 और 2023 का क्वेश्चन है, कैसे मैनेज करेंगे. मारेंगे एक ढाप, खाएंगे नहीं. ओके ओके. सो इट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द क्लीननेस एंड द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस ऑफ विजिट इज़ नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग आवर विजिट. और हमको ज़रा भी इस बात का, कोई भी आप कहीं भी जाएंगे, जितने भी आपके टूरिस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको आर्टिस्ट डिज़ाइंस मिलेंगे. पान पे थूक थूक के वो लोग ने आर्टिस्ट का डिज़ाइन किया हुआ है. ठीक है, सो बहुत बड़े आर्टिस्ट लोग हैं हमारे, पूरा कंट्री आर्टिस्ट से भरा हुआ है. ठीक है, ओके. सो इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट क्लीनलीनेस एंड सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस ऑफ विजिट इज़ नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग आवर विजिट. तो ये डिस्टर्ब ना हुआ हो, ये हमारा जिम्मेदारी है. ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग इन ग्रुप्स. ओके. सो ड्यूरिंग फील्ड विजिट वी मस्ट एंश्योर दैट वी डू नॉट थ्रो ट्रैश और लिटर अराउंड अस. ठीक है, तो हम ये सब ना करें. लिटर मतलब थूकना, ट्रैश और लिटर हम यहाँ पे नहीं करना चाहिए. वी मस्ट यूज़ द डस्टबिन्स फॉर थ्रोइंग एम्प्टी पैकेट्स ऑफ स्नैक्स, एम्प्टी वाटर बॉटल्स, लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स एक्सेट्रा. ऑल्सो वी मस्ट ट्राई टू सेग्रीगेट ड्राई एंड वेट वेस्ट. ये तो आपका सिंपल सा चीज़ है जो आप यहाँ पे भी करोगे. और अगर आप किसी टूरिस्ट एरिया में जाते हैं तो ये करना ज़्यादा बनता है. वी मस्ट कैरी ह्यूज गार्बेज बैग्स सो एज टू यूज देम टू कलेक्ट ट्रैश इन एब्सेंस ऑफ अ डस्टबिन, और इफ़ द डस्टबिन इज़ ओवरफ्लोइंग विद गार्बेज. तो ट्रैश बैग्स रखने चाहिए, जो काला कलर का जो प्लास्टिक का बैग आता है वो. दिस गार्बेज गैर कैन बी डिस्पोज लेटर. इसको आप बाद में डिस्पोज कर सकते हैं, बट यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैरी. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से भाई साहब बिना पढ़े भी आप लिख सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा. ठीक है, ओके. What precautions have to be taken while going to the sea coast?
क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आप अगर सी कोस्ट में जा रहे हैं, ये भी आपका फील्ड विजिट का ही सवाल है, 2024 का सवाल है, ठीक है। सो आप तो पहली बार स्टार्ट करेंगे, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल विजिटिंग द सी कोस्ट। द लोकल पीपल स्टेइंग क्लोज टू द कोस्ट हैव बेटर नॉलेज अबाउट द डेप्थ ऑफ द सी, हैंस दे मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर एंटरिंग द सी वाटर। आप कभी भी अगर सी कोस्टल एरियाज़ में गए होंगे, जैसे गोवा वगैरह अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे समुंदर है और यहाँ पे उनके लोग रहते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये लोग मतलब मॉनिटर करते हैं, सब तो नाच रहे हैं भाई साहब, ठीक है, पानी देखकर। तो कोई कोई भाई साहब आपके लिमिट क्रॉस कर जाते हैं एंड देन देयर इज़ अ डेंजर ऑफ द पर्सन ड्राउनिंग। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। सो देयर आर बेसिकली लाइफ गार्ड्स विच आर देयर एंड दे कॉन्स्टेंटली वो सीटी भी बजाते रहते हैं, चलो चलो चलो। सो दे मॉनिटर द एंटायर सी कोस्ट, ठीक है। सो द लोकल पीपल स्टेइंग, उनको मालूम होता है कि कहाँ पे आपका वाटर डीप है, सो यू शुड नॉट बी क्रॉसिंग दैट लिमिट। द रूल्स एज वेल एज द वार्निंग्स मेंशन्ड ऑन द बोर्ड्स अलॉन्ग साइड द कोस्ट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर आप किसी भी कोस्ट में जाएंगे तो ऐसे लाल झंडे होते हैं, देखो ऐसे, ये आपका भाई साहब मतलब डेंजर सिग्नल है। इस पॉइंट पे कैसा होता है, देखो सी का कोस्ट ऐसा, ये रेती है ना, ये रेती है और ये सी है भाई साहब, ठीक है, ऐसा सी है। कभी कभी रेती ढप से ऐसे होता है और तब इंसान डूबता है। अगर रेती अगर ऐसे जा रहा है तो इट्स सेफ, ठीक है, लेकिन अगर रेती ऐसे हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे जगहों पर यहाँ पे सी कोस्ट में ही ऐसे आपका रेड एक फ्लैग उन लोग डाल देते हैं, ये डेंजर एरिया है, यहाँ पे मत आइए, ठीक है। ओके, सो द रूल्स एज वेल एज द वार्निंग्स मेंशन्ड इन द बोर्ड्स अलोंग साइड द कोस्ट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। द टाइमिंग्स ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड मस्ट बी नोन बिफोर हैंड। तो हर जगह हाई टाइड और लो टाइड होता है। हाई टाइड में आपका ज़ोर से वेव्स आते हैं और अगर आपको स्विमिंग नहीं आता या आप बहुत हल्के पुल्के हैं तो तब से वो खींच लेगा अंदर, ठीक है। सो हाई टाइड और लो टाइड के जो रूल्स है, वो जो लोग कोस्ट गार्ड्स होते हैं या जो लोग लाइफ गार्ड्स होते हैं ऑन द कोस्टल एरियाज, दे हैव द आइडिया ऑफ व्हाट व्हेन द हाई टाइड और द लो टाइड विल बी हैपनिंग। ओके, अवॉइड क्लिकिंग सेल्फीज ऑन द रॉक्स, ठीक है। तो ये जैसे भाई साहब सेल्फी किंग, ठीक है, अभी अभी देखो बांद्रा में भी एक इंसिडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले, सेल्फी के लिए ढप, ठीक है, गिरे और ख़त्म, ठीक है। तो अवॉइड क्लिकिंग सेल्फीज ऑन द रॉक्स और एनी अदर कंस्ट्रक्शन नियर द कोस्ट एज इट कैन प्रूव फेटल, ठीक है। अवॉइड गोइंग डीप इनसाइड द सी, तो ज़्यादा डीप, क्योंकि आप जितना भी स्विमिंग क्यों ना जानते हो, सी वाटर में स्विम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सी वाटर में डेंसिटी कम होती है लेकिन जो वेव्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो कभी कभी आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है और इट कैन प्रूव फेटल एज वेल, ठीक है। ओके, राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो ये आपका 2023 का सवाल है जिसमें हम शहरीकरण पे ब्राज़ील और इंडिया में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे देखोगे द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन स्लो एज कंपेयर टू ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के कंपैरिजन में ये ग्रोथ काफ़ी स्लो है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है, मतलब शहरीकरण, गाँव का शहरीकरण, ये एज कंपेयर टू ब्राज़ील काफ़ी स्लो रहा है, ठीक है। मोर अर्बनाइजेशन, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ मोर अर्बनाइज्ड। जैसे आप मुंबई वगैरह आ गए, तमिलनाडु केरला वगैरह आ गए, यहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है क्योंकि हमारे यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स या जो आपके रोडवेज़ हैं वो आसानी से बन सकते हैं। हिमालय रीजन्स में वो आसानी से नहीं बन सकते, ठीक है। देन द नॉर्दर्न पार्ट, द अर्बनाइजेशन इन गोवा इज 62%. So Goa is the state which has the highest amount of urbanization, while in Delhi it is more than 80%. तो यहाँ पे more than 80% है. Moreover, urbanization is more in the states of Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat and Kerala. In these places the urbanization is more. ठीक है? Okay. In Brazil the rate of urbanization is high in south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. States like Sao Paulo, Goiás, Minas Gerais have more urban population than states in the north. यहाँ पे ज़्यादा urban population है than states in the north. ठीक है? Less urbanization in India. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान are some of the states with low levels of urbanization. राजस्थान का तो ये मुद्दा है कि भाई वो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे। उत्तराखंड में काफ़ी आपका माउंटेनियस एरियाज़ है जिसके लिए रोड्स और रेलवेज़ कंफर्टेबली बिल्ट नहीं हो सकते, और जहाँ भी ऐसा होता है जहाँ पे आप रोड्स और रेलवेज़ कंफर्टेबली नहीं बना पाते, ऑब्वियसली वहाँ पे शहरीकरण भी कम होगा, अर्बनाइजेशन भी कम होगा। हिमाचल प्रदेश भी वैसा ही है वैसा, ठीक है, और ये तो हमारा बिहार, ठीक है, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारा झोल झपाटा होता है, ठीक है।
आर सम ऑफ द स्टेट्स विद लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यहाँ पे आपके लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन है. while in Brazil, in Amazon basin and Brazilian highlands, as population is less, urbanization is also less. ठीक है, तो यहाँ पे अमेजन बेसिन भाई साहब आपका एक नॉन इनहैबिटेबल प्लेस है, वो इतना घना जंगल है कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हो सकता, और वैसे भी वो प्रोहिबिटेड एरिया है, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हो सकता. ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स थोड़ा बहुत जो माउंटेन एरिया है वो है, वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन ड्यू टू हाइट नहीं होता है. ठीक है, so urbanization is also less. However, urbanization has occurred in Manaus because it is a port on the confluence of river Negro and river Amazon. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. Which factors affect the distribution of population in India? कौन कौन से फैक्टर्स है? मार्च 2024 का सवाल है. Which factors are affecting the distribution of population? ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर सो फिजियोग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. बहुत आसान है, देखो आपका जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? लैंडस्केप, मतलब आप उस जगह पे रह पाते हैं या नहीं. पहाड़ी एरियाज़ में रहने जाओगे तो भाई साहब दम निकल जाएगा. ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, आपका अलूवियल सॉइल की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, ओके. ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड मेजरली इन प्लेन रीजन्स. ज़्यादा करके ये प्लेन रीजन्स में होते हैं जहाँ पे आपको बहुत मेहनत मशक्क़त से पहाड़ों पे नहीं चढ़ना रहता है. बहुत हंसी आ रही है तुमको. ओके, सो फर्टाइल लैंड एंड एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल. फर्टाइल लैंड होना चाहिए जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं. नींद आ रही तो दूंगा ना. ठीक है, फर्टाइल लैंड and where water is easily available. For example, population is concentrated in the northern plain region. Northern plain region में काफ़ी सारा population है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर अच्छा होता है, प्लेन एरिया है, ट्रांसपोर्ट भी आराम से हो जाता है. ठीक है, प्रदेश एंड बिहार. सो दीज आर द एरियाज वेर इन ईजिली आपका एग्रीकल्चर वगैरह भी होता है, प्लेन एरियाज भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ. ऑन द कॉन्ट्रेरी इन माउंटेनियस और हिली रीजन्स, माउंटेनियस है हिली रीजन्स में एग्रीकल्चर सपोर्ट होना बहुत मुश्किल है. ड्राई डेजर्ट एरियाज एंड डेंस फॉरेस्ट एरियाज, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पेयर्स. तो इन जगहों पे आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज लो ड्यू टू माउंटेनियस रीजन. ऑल्सो इन ड्राई डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन इज लो. इन सब जगहों पर आपका पॉपुलेशन लो होता है. क्लाइमेट, in order to survive human beings need suitable and conducive climate. तो ये हो गया आपका फिजियोग्राफी. फ्लैट एरियाज होगा, अलूवियल सॉइल होगा, रिवर होगा, तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा. इन जगहों पे रहना मतलब आराम से आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं. तो ये फिजियोग्राफी एक रीज़न हो गया. क्लाइमेट आपका क्या है? इन ऑर्डर टू सर्वाइव ह्यूमन बींग्स नीड सूटेबल एंड कंड्यूसिव क्लाइमेट. एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट में आप नहीं रह सकते. सो यू नीड सूटेबल एंड कंड्यूसिव क्लाइमेट एज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल. ठीक है, बहुत हार्श कंडीशंस में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, ओके. इन इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल एरियाज इन द वेस्ट एंड द ईस्ट हैव फेवरेबल क्लाइमेट विथ रिजल्ट्स इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज एरियाज. तो यहाँ पे भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. कहाँ कहाँ पे देखिए? नॉर्दर्न प्लेन्स में एंड कोस्टल एरियाज. हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में भी आपका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे रिवर्स है, एलुवियल सॉइल है, एग्रीकल्चर है, फ्लैट लैंड है, तो जिसके वजह से आपको तकलीफ नहीं है और हार्श क्लाइमेट नहीं है. ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में तो हार्श क्लाइमेट बिल्कुल भी नहीं है, और आपका इसलिए पॉपुलेशन इन एरिया में ज़्यादा है. Also, it is to be noted that human settlements are not dense in areas having rain shadow regions. जहाँ पे भी रेन शैडो रीजन्स होगा वहाँ पे डेंस नहीं होगा. ड्राई वेदर और लेस रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा, ऐसे जगहों पे. ठीक है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स रहेगा या ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल. हमारे मुंबई में वैसे 3-4 महीने की बारिश है, लेकिन फिर भी टॉलरेबल है. ठीक है, ओके. बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है या लो रेनफॉल है, वहाँ पे भी नहीं मैनेज हो सकता. For example, in India, sparse population is found in the western desert occupied areas of Rajasthan, where the soil is not suitable for cultivation and the climate is very dry. जहाँ पे climate बहुत dry होता है. Similarly, sparse population is also found in the areas of high altitude like Himalayas, where the temperature is as low as -40.
तो भाई साहब बहुत हाई एरियाज़ में जैसे हिमालयज़ में जहाँ पे टेम्परेचर इज़ एज लो एज -40, वहाँ पे भी आपके ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, पॉपुलेशन नहीं मिल पाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख रहा हूँ क्योंकि आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ये सब आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अदर फैक्टर्स ड्यू टू ह्यूमन, ये आंसर कंटिन्यूड है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ सपोर्टिंग होने चाहिए, सच एज फार्मिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, जैसे मुंबई आपका ह्यूमन फार्मिंग की वजह से नहीं चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज और ट्रेड की वजह से चल रहा है। यहाँ पे बिजनेस है, धंधा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पॉपुलेशन या ह्यूमन सेटलमेंट है। पंजाब या नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वो प्राइमरली चल रहा है फार्मिंग की वजह से। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस लाइक द नॉर्दर्न प्लेन एंड इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पूना एक्सेट्रा। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, अलूवियल सॉइल है और ईजी ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री और ट्रेड है। ठीक है, सो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पूना, यहाँ पे आपका इंडस्ट्री और ट्रेड की वजह से पॉपुलेशन का इंक्रीज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ड्यू टू इनएसेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड हार्श लिविंग कंडीशन। ठीक है, अगर आपकी इनएसेसिबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज है और हार्श लिविंग कंडीशंस है, सम रीजन्स हैव स्पेयर्स पॉपुलेशन, तो ऐसे जगहों पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है, पॉपुलेशन इज वेरी स्पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेयर्स इन हिमालयन रीजन्स, डेजर्ट एरियाज एंड फॉरेस्ट एरियाज। तो हिमालयन रीजन्स बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ठीक है, डेजर्ट एरियाज एंड फॉरेस्ट एरियाज में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके। If you were a part of field visit, what preparations would you make? Prepare a questionnaire for a field visit to a forest. क्वेश्चनियर बनाना है, इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे आपके होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे ही ऐसा एक क्वेश्चनियर बनाना है बिफोर यू गो फॉर अ फील्ड विजिट। ठीक है, ये 2022 का सवाल है भाई साहब। ओके ओके ओके। सो व्हाट इज द क्वेश्चनियर हियर? If you were a part of field visit, what preparations would you make? Prepare a questionnaire for a field visit to a forest. If I were a part of field visit, I would have prepared in the following manner. I would have collected the maps of both the place to be visited as well as the route to be taken. तो जिस place को visit करना है as well as the route to be taken, ठीक है? Okay. I would have gotten information of the place of field visit through the internet, books, etc. With the help of teacher, I would have prepared a questionnaire which would have been useful to get information from local people related to officers, guides during the field visit. I would have carried a first aid kit, तो ये पहले हमारा होना चाहिए। GPS device, torch, dry snacks, water bottle, पहले तो इसको करना है ना, बुक कर लो वैसा। ठीक है, dry snacks, water bottle etc. during the field visit. Questionnaire, ठीक है, what is the type of forest, किस टाइप का ये फॉरेस्ट है। हमको मालूम है कि इंडिया में इस तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस, रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्सेट्रा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फॉरेस्ट? ये तेरा वाटर बॉटल नहीं? ओके, पानी पी लें, कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं पिए। हेलो हेलो, अरे नहीं मेरे को नहीं
ओके, सो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कहाँ पे भाई साहब ये फॉरेस्ट लोकेटेड है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन द फॉरेस्ट, विच वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, डज एनी रिवर पास थ्रू द फॉरेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, आर देयर एनी ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द फॉरेस्ट और नियर द फॉरेस्ट, कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स है क्या, what effect does the forest have on the occupation of nearest human settlements, what measures could be taken from the conservation of trees and animals, क्या measures हम ले सकते हैं conservation of trees and animals, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। okay, so these are the questions that we have from, if you are visiting a forest, this happens to be the question here. write in brief about the historical background of India, ठीक है। आपका यहाँ पे 2020 और 2023 में ये क्वेश्चन आया है। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर, क्योंकि हम ब्राज़ील को देख रहे हैं इंडिया के कंपैरिजन में, तो ब्राज़ील भी एक कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट था और इंडिया भी एक कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट है। ब्राज़ील में कौन था, किसका कॉलोनी था, पोर्तुगीज़ कॉलोनी था, और इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर नियरली 1.5 century. इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. Problems faced by the India after independence. In the initial years of its independence, India forgot 3 wars, ठीक है। इंडिया फॉट भाई साहब 3 wars इसके हुए, और जब भी आप वॉर में जाते हैं तो आपका काफ़ी सारा रिसोर्सेज डिस्ट्रक्शन में चला जाता है, आपका बहुत सारा लॉसेस होता है, जीते कोई हारे कोई, लेकिन लॉस दोनों भी कंट्रीज़ का होता है, ठीक है। चल रहा है भाई साहब धनाधन, है ना, ईरान, इसराइल और यूएस। These wars had an adverse effect on the economy of India. तो 3 wars हुए हमारा, एक चाइना के साथ, 2 पाकिस्तान के साथ, and they had an adverse effect on economy of India. Okay, what else? In the post-independence period, India faced several shortages of food grains, which resulted in famines in several parts of the country. तो आपके फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हुआ, जिसकी वजह से फेमिन्स हुए, ठीक है। तो ये फूड क्राइसिस था हमारा, जिसके बाद हमारा वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, और फूड क्राइसिस को हमने कंट्रोल में लाया, ठीक है। ओके, बस भाई साहब खत्म, कितने देर तक है, 7:30 तक है, सब बस। बताइए कुछ क्वेश्चन है, नहीं, कोनो क्वेश्चन नहीं है, अच्छा जी, सब एकदम टनाटन भाई, सब मार्क्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे मार्क्स, बताइए बताइए। मैंने इसमें आपके साथ सारे जितने भी आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, प्लस आपके जो 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे डिस्कस किए हैं। स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो। आपका हिस्ट्री का पेपर कैसा गया, ठीक ठाक, अच्छा। ज्योग्राफी कैसे जाएगा, ठीक ठाक, अरे सब बस, ज्योग्राफी हमेशा कल ही है ना आपका, कितने बजे से कितने बजे तक है, 10 से 1, 11 से 1, 11-12, 3 घंटे का है, 2 घंटे का है ना, अच्छा 11 को पेपर मिलता है और 12-1 फिर पेपर मिलता है, फिर इधर उधर होता है, फिर भाई साहब ढापा ढापी चालू, फिर 1 बजे तक ख़त्म। ओके, मेरी तरफ से तो इतना ही था आज। आप लोगों को कुछ है क्वेश्चंस तो बताइए। अब इसको भाई साहब कैसे बंद करते हैं भाई साहब, बताओ। हाँ, क्या करूँ, ये बैक करूँ, अच्छा फिर इसको बंद करूँ, चलो जैसा आप बोले। फिर निक्षुक थोड़ा पढ़ ले भाई, थोड़ा